इस वीडियो में गवर्नमेंट की सभी सच्चाई बता डाली। देखिए जरा किस तरह गवर्नमेंट कमजोर होती जा रही है। मोदी जी बिल्कुल चुप है और जनता परेशान हो रही है। कभी मंदिर से चोरी की खबरें आ रही हैं, कहीं ईवीएम के जलने की चर्चा है, तो कभी शिक्षा मंत्रालय में आग लग जा रही है, कभी होटल तो कभी लाइब्रेरी में आग लगने से लोग जान गंवा दे रहे हैं और फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंच पा रही है। अस्पतालों के बाहर इलाज के लिए लोग तरस रहे हैं, कहीं स्कूलों की छत गिर जा रही है, कहीं पेपर लीक से लाखों सपने टूट जा रहे हैं, तो कहीं न्याय की उम्मीद में उम्र निकल रही है। आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें हैं, योजनाओं में घोटालों के आरोप हैं, हवा प्रदूषित है, पानी गंदा है, टूटी सड़कें हैं, गिरते पुल हैं, महंगाई से जनता की जेब पर बढ़ता बोझ है। लेकिन कब तक इस देश का आम आदमी हर मोर्चे पे समझौता करता रहेगा? खाने में मिलावट स्वीकार कर लो, शिक्षा में खामियां स्वीकार कर लो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली स्वीकार कर लो, भ्रष्टाचार स्वीकार कर लो, बेरोजगारी स्वीकार कर लो, और फिर क्या तो ऐसे ही चलता है? ऐसे नहीं चलता। समस्याओं को नियति मानकर हम देश को कमजोर कर रहे हैं। दुनिया के किसी विकसित देश ने चुप रहकर विकास नहीं किया। नागरिकों ने सवाल पूछे, जवाब मांगे, व्यवस्था को जवाबदेह बनाया है। और ऐसा नहीं कि आज भारत में ईमानदार लोग नहीं है, तमाम ईमानदार शिक्षक हैं, ईमानदार डॉक्टर, अधिकारी, पत्रकार, कर्मचारी हैं। लेकिन अगर सब अपने अपने डर, स्वार्थ और मजबूरियों में चुप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। देश पीछे जा रहा है क्योंकि गलत को देखकर बहुत लोग चुप हैं। और जिस दिन इस देश का नागरिक ये तय कर लेगा कि उसके बच्चों को शुद्ध भोजन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, निष्पक्ष परीक्षाएं चाहिए, हवा साफ चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहिए, बदलाव उस दिन से शुरू होगा। गलत को गलत कहने की कीमत कितनी भी हो, लेकिन चुप मत रहिए। जब सबकी आवाज उठेंगी तो दूर तलक आवाज जाएगी और सत्ता कटघरे में होगी। ये लड़ाई किसी दल, नेता या सरकार के खिलाफ है ही नहीं, ये लड़ाई इस देश के भविष्य के लिए है। और यही सच्ची देशभक्ति है, यही देश प्रेम है। जय हिंद। पंखों में उसके मौत छुपी थी, महफिल ढूंढ रहा था महलों की मंजिल, महफिल। लेकिन एक तीसरा दिलचस्प पहलू भी है, वो है रिजाइन ही ना करने का। जनता चिल्लाए जा रही है कि महाराज आप रिजाइन कर दो, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी, पर आप रिजाइन नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं पर आप रिजाइन नहीं कर रहे हैं। 10-10 दिन, 15-15 दिन लोग प्रोटेस्ट में चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं। पुलिस फोर्स भी आपने तैनात कर दी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपने खर्चा भी तैनात कर दिया, लेकिन आप रिजाइन नहीं कर रहे। आप पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन एक आदमी को रिजाइन नहीं करा रहे हैं। ये सबसे दिलचस्प केस है और ये केस आपके सामने इस वक्त चल रहा है जब नीट प्रकरण के बाद से धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए सीजेपी के प्रोटेस्ट करते हुए बच्चे और जो भी वहां पे प्रोटेस्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं। ऐसा ही केस अश्विनी वैष्णव जी को लेकर भी आया था जब रेल हादसे बीते कुछ वक्त पहले हुए थे। उस समय भी इनके रेजिग्नेशन की लगातार मांग की गई थी। तो होता ही है कि यहाँ पे बहाने ही बनाए जाते हैं। पहला बहाना ये होता है कि हम किसी भी तरह से रेजिग्नेशन नहीं देंगे क्योंकि हम वो लोग हैं ना जो सिस्टम को ठीक करेंगे। मैंने पहले ही बताया ये एक पॉलिसी होती है जिसे फिक्सर पॉलिसी कहते हैं। जब आप किसी संस्था में ऊपर बैठे हुए हैं और आपकी देखरेख में कोई बहुत बड़ी भूल और चूक हो जाती है तो संस्था में आपकी कलेक्टिव पावर और जिस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो संस्था में वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो अगर आप ये कोशिश करने पे उतरते हैं कि यार मैं फिक्स ही कर लूँगा, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्कआउट, ऐसा बहुत सारे थिंकर्स का मानना है। दूसरा, स्केप गोट एक ढूंढा जाता है। नीट पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात चल रही थी, वो तो हुआ नहीं, पर एनटीए के जो भी हेड कर रहे थे, जो भी एनटीए को, उनको हटाया गया इस मामले में, तो उनको स्केप गोट बनाया गया। खैर उनको जो सज़ा मिली थी उस बारे में भी बात हो रखी है। कोई ऐसी बहुत ही वैसी सज़ा नहीं है जिससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। घुट घुट कर मरेंगे हैं? हम लोग मरेंगे हैं? मजाक। देखिए इधर आइए, दिखाई देते हैं। देखिए ये सब क्या है बताइए? ये इसी को खाएंगे, पिएंगे, हागेंगे, मुतेंगे तो क्या होंगे? मरेंगे कि जिएंगे? आप ही बताइए।